हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अपेडा एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड कंसर्न्ड सब्जेक्ट की हमारी आज की जो है क्लास नंबर 5 होने वाली है, जिसमें हम जो है कंप्लीटली कवर करने वाले हैं आपका मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड जो आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर है एक तरह का प्रोड्यूसिंग सेक्टर रहता है, प्रोडक्शन सेक्टर है, यानी कि यहाँ पर जो है वस्तुओं का उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन होता है, अनाजों का उत्पादन होता है और फाइनली जो है उसको फार्म से, यानी कि जहां पर उनको उत्पादित किया गया है, जहां पर जो उनको एक तरह से तैयार किया गया है या उगाया गया है, तो वहां से जो है उन पर्टिकुलर जो भी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं या उत्पाद है, उनको जो है एक स्पेसिफिक साइट तक ले जाना रहता है जहां पर वो कंज्यूम की जा सके। और उस स्पेसिफिक साइट को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। यानी कि ऐसा प्लेस जहां पर ट्रेड या बिजनेस जो है कंडक्ट किया जाता है, यानी कि जहां पर जो है व्यापार किया जाता है, तो वो मार्केट कहलाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले जितने भी उत्पाद रहते हैं, उनको जो हम मार्केट में बेचें और कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाए जाएं, और उससे किसान या जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो क्या करें भाई? फायदा कमाए या इनकम जो है जनरेट करें। इसी पर आधारित देखिए हम जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपेडा के असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जो हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर वो है, हु इज नोन फॉर डिफाइनिंग मार्केटिंग एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एट अ प्रॉफिट। देखिए एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई और पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो डेफिनेशन है इनमें से किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है ये डेफिनेशन प्रोवाइड कराई गई है, और ये डेफिनेशन है आपका किसकी? ये है मार्केटिंग की। ठीक है, तो देखिए मार्केटिंग को जो है यहाँ पर इनमें से किसी एक साइंटिस्ट ने क्या डिफाइन किया, या इनमें से एक जो इकोनॉमिस्ट रहे उन्होंने क्या डिफाइन किया? देखिए, द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग। देखिए क्या है, एक तरह का ये कला है और एक तरह का विज्ञान है भाई। मार्केटिंग एक तरह का कला है, एक तरह का विज्ञान है, जहां पर जो है चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, उत्पादों को एक्सप्लोर किया जाता है, मार्केट में चल रहे जो भी प्राइस हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसके मुताबिक काम किया जाता है। साथ ही साथ क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, यानी कि साथ ही साथ देखिए पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू के होते हैं, यानी कि जो भी उन्हें खरीदने वाले होते हैं किसी ना किसी काम के लिए उनको खरीदते हैं, तो हमें उन्हीं फॉर्म में जो है उनको बेचना है मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो और जो उसको बेचने वाला है उसको प्रॉपर प्रॉफिट हो। ठीक है, ये जो कंप्लीट एक डेफिनेशन है ये इनमें से किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है दी गई है। देखिए इसके अगर राइट आंसर की हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन से? फिलिप कॉटलर। ठीक है, फिलिप कॉटलर के द्वारा जो है ये डेफिनेशन आपकी प्रोवाइड की गई है, दी गई है। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर समझते हैं, बात करते हैं बाकी जो यहाँ पर दिए गए इकोनॉमिस्ट है इनके बारे में। तो जैसे एडम स्मिथ है, तो आपने नाम इनका सुना होगा पहले। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, अभी ध्यान रखना है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक जो है इन्हें कहा जाता है, फादर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें देखिए इनके द्वारा जो है एक पर्टिकुलरली एक बुक लिखी गई जिसका जो नाम रहता है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि ये एक ऐसी किताब थी जिसमें जो है कंप्लीटली ये मेंशन किया गया था कि कैसे अलग अलग स्ट्रेटेजी या तरीकों के इस्तेमाल से जो है यहाँ पर कोई भी नेशन रहता है, कोई भी देश रहता है, वो कैसे इनकम जनरेट करता है। ठीक है, जैसे कि कोई फ्री ट्रेड वगैरह हो गया या जो भी अलग अलग फ्री मार्केट वगैरह हो गए। ठीक है, उनसे कैसे जो है उन तकनीकों का इस्तेमाल करके, स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके कोई नेशन और कोई राष्ट्र अपनी इनकम को जो है जनरेट करता है, उसके बहुत सारे तरीके इसमें बताए गए थे। और वो जो बुक लिखी गई थी इनके द्वारा, वो लिखी गई थी 1776 में। ठीक है, ध्यान रखना 1776 ईस्वी में जो है लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करें, नेक्स्ट दिए गए हैं यहाँ पर नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर की अगर हम बात करें तो इन्हें देखिए फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, क्या है? फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट से जो है ये रिलेटेड रहते हैं, रिलेटेड थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रबंधन के जनक जो इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा देखिए लास्ट में दिया गया आपके पास एल्फ्रेड मार्शल।
एल्फ्रेड मार्शल की अगर हम बात करें तो देखिए ये वो इकोनॉमिस्ट रहे जिनके द्वारा ये कहा गया था कि जो प्राइस है, प्राइस को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, वो ध्यान रखना है, वो इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था कि जो प्राइस है भाई, ठीक है, प्राइस को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स रहते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करने वाले कि किसी वस्तु का दाम कितना होगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो डिमांड पर कि उस वस्तु की डिमांड क्या है, उस आधार पर उसका प्राइस रखा जाता है। ठीक है, और सेकेंडली अगर हम बात करें तो दूसरा वो डिपेंड करता है सप्लाई पर। ठीक है, आपूर्ति पर जो है डिपेंड करता है कि प्राइस जो है मार्केट में क्या रखा जाए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which committee in 1928 recommended the first organized agricultural marketing system in India? यानी कि भारत में सबसे पहली बार 1928 में यहाँ पर से एक किसी कमीशन या एक किसी कमेटी के द्वारा जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली 1928 में रिकमेंड किया गया था कि जो एक तरह से जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो ऑर्गेनाइज तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंतर्गत जो है उनको काम करना चाहिए। ये सबसे पहले रिकमेंडेशन जो है किसके द्वारा प्रोवाइड की गई थी, तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर देखिए, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा ये कहा गया था, रिकमेंडेशन सबसे पहले दी गई थी सरकार को, या इसके अलावा फेमाइन कमीशन के द्वारा दी गई थी। इसके बाद है सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास कमेटी के द्वारा दी गई थी, या डॉक्टर राज कमेटी के द्वारा दी गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 1928 में जो है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा जो है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिकमेंड किया गया था कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है चलाया जाए और इसके लिए कोई ना कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए। तो 1928 में जो है इनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी। और इसके अलावा 1938 की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान रखना आपने, एक डेट है 1938, तो 1938 में जो है इसके लिए एक मॉडल बिल भी इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मॉडल बिल जो है बनाया गया था जिसमें कंप्लीटली जो है मेंशन किया गया था कि जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे जो है चलाया जा सकता है, उसके लिए जो सबसे पहले एक बिल बनाया गया था इनके द्वारा 1938 में बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम बात करें यहाँ पर क्या आता है आपके पास, फेमाइन कमीशन है। नाम से ही पता चल रहा है फेमाइन कमीशन, यानी कि जो भी अकाल पड़ते थे उस अकाल को कैसे ठीक किया जा सके उसके लिए जो है ये फेमाइन कमीशन बनाया गया था। और ये फेमाइन कमीशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत बनाया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत फेमाइन कमीशन जो है बनाया गया था। और ये जो फेमाइन कमीशन था ये जो है कब एस्टेब्लिश किया गया, 1880 में ये फेमाइन कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 1778 के आसपास, ठीक है, 1778 में देखा जाए तो फेमाइन देखा गया था भाई। ठीक है, जो साउथर्न रीजन है इंडिया के और जो मुंबई महाराष्ट्र वाले रीजन हो गए, ठीक है, मद्रास चेन्नई वाले जो रीजन हो गए, थोड़े जो साउथर्न रीजन थे नीचे नीचे वाले, ठीक है, वहां पर जो है अनसीजनल रेनफॉल जो है वहां पर देखी जाती है और रेगुलर रेनफॉल जो है प्रॉपरली नहीं देखी जाती उन इलाकों में। ठीक है, पानी की कमी रहती है, तो उसके कारण जो है उस समय पर जो है सूखा पड़ गया था वहां पर। तो उस सूखे के समय पर जो है कैसे वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए और कैसे जो है उससे छुटकारा पाया जाए, कैसे जो है प्रबंधन अच्छे तरीके से किया जाए, तो इसके लिए ये कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था, फेमाइन कमीशन, कब, 1880 में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास कमेटी। इस कमेटी की देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, पर्टिकुलरली इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो रेगुलेटेड तरीके से चलाई जाए, इसके लिए जो है पर्टिकुलरली क्या हो वहां पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करानी जाए। ठीक है, कराई जाए भाई, तो वो रिकमेंडेशन जो है इस कमेटी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी और ये कमेटी 1928 में बनाई गई थी। ठीक है, किसके लिए, ताकि जो भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है जो रेगुलेटेड वे में चलाई जा रही है उसको रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सके। ठीक है, यानी कि इंप्रूवमेंट इन, ये ध्यान रखना है क्या इसका फंक्शन था, इंप्रूवमेंट इन रेगुलेटेड एग्री मार्केटिंग। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, रेगुलेटेड एग्री मार्केटिंग, ये जो है किसका काम रहता है, ये कमीशन जो है इसके लिए स्पेशली 1928 में बनाया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास डॉक्टर राज कमेटी। ठीक है, डॉक्टर राज कमेटी का जो एक तरह से गठन किया गया था, इस कमेटी को, इस समिति को जो बनाया गया था वो भी पर्टिकुलरली कि जो मार्केटिंग है, ठीक है, मार्केटिंग को कैसे जो है एक तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी जो है इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और मेजरली किस मार्केटिंग पर फोकस करके, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी,
कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग पर मेजरली फोकस करने के लिए और कैसे उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है उसके लिए जो है ये डॉक्टर राज कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है देखिए 1944 में बनाई गई थी, गठन किया गया था इसका, ठीक है। 1944 में 1944 में जो इसका गठन किया गया था, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एपीएमसी एक्ट इज मेनली कंसर्न्ड विद। एपीएमसी एक्ट क्या रहता है? एपीएमसी की अगर हम बात करें तो एपीएमसी का मतलब क्या है भाई? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, ध्यान रखना आपने, क्या है? एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के नाम से जो इसे जाना जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो देखिए जो कमेटी रहता है यहाँ पर पर्टिकुलरली एक तरह का इनिशिएटिव था कि जिससे जो है जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंडिया में होती है उसको रेगुलेटेड तरीके से जो है चलाया जाए, ठीक है, प्रॉपर जो है रूल रेगुलेशन के साथ उसे चलाया जाए, प्रॉपर सारे के सारे जो भी एक तरह से नेशनल लेवल पर जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ट्रेड होता है उसको एक तरह से रेगुलराइज तरीके से जो है चलाया जाए, निरंतर तौर पर जो उसको चलाया जाए और कानूनों के अंतर्गत जो है उसे चलाया जाए, ठीक है। जो प्राइस वगैरह हो, ठीक है, उसको थोड़ा जो है क्या किया जाए, एक तरह से रेगुलेट उसे किया जाए थोड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं फिक्सेशन नहीं, थोड़ा बहुत रेगुलेशन उसमें लाई जाए कि अच्छे दाम जो है किसानों को मिले। तो उसके लिए जो है ये एपीएमसी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। एपीएमसी एक्ट की अगर हम बात करें, देखिए जो एक्ट बना था एपीएमसी एक्ट वो 2003 में बना था, ठीक है। कब बना था? 2003 में जो है एपीएमसी एक्ट बना था। और ये जो एक्ट है, ठीक है, ये मेनली किस चीज के लिए बनाया गया था भाई? रेगुलेटिंग एग्रीकल्चरल मार्केट्स, ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? रेगुलेटिंग एग्रीकल्चरल मार्केट्स के लिए जो है ये बनाया गया था, ताकि जो एग्रीकल्चर मार्केट्स है वो सही तरीके से जो है क्या कर सके, चल सके। और अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली जो यहाँ पर एपीएमसी एस्टेब्लिश की गई थी, बट एक्ट उस वक्त बना नहीं था, ठीक है, तो उससे पहले ही रेगुलेटेड मार्केट एक एस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में। आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी जो है हमारे पास है, ठीक है, वहां पर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपने जान लेना है महाराष्ट्र में, और 1886 में जो है एस्टेब्लिश की गया था सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए विच मार्केटिंग टाइप इन्वॉल्व फार्मर सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर विदाउट इंटरमीडियरीज। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो है मार्केटिंग का टाइप है, मार्केट का ऐसा कौन सा जो है प्रकार है जहां पर क्या देखा जाता है कि डायरेक्टली जो फार्मर है अपना जो प्रोड्यूस है, अपने जो अनाज वगैरह है, सब्जियां जो भी उन्होंने उगाई हैं, डायरेक्ट जो है वो अपने आप ही क्या करते हैं, कंज्यूमर को बेच देते हैं, ग्राहकों को बेच देते हैं। ऐसा जो है मार्केटिंग का टाइप कौन सा है जिसमें किसी तरह के कोई इंटरमीडियरीज, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की अगर हम बात करें तो देखिए आपने नाम सुना होगा, आढ़तीज का नाम सुना होगा, ठीक है, अरतिया आड़ती जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। जो आड़ती लोग रहते हैं वो क्या करते हैं भाई? मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। वो किसानों से खरीदेंगे किसी और दाम में और आगे जो मंडियां रहती है वहां पर बेच देंगे किसी और दामों में, ठीक है। तो वो किसका काम रहता है? आर्थिक का काम रहता है, जो एक तरह के मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाती हैं। और ये फिर एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं, यानी कि ये जो है उसमें से थोड़ा कमीशन लेकर के अपना कमीशन निकाल करके फिर जो है फार्मर को क्या करेंगे भाई? प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे क्या रहता है, जब बीच में ऐसे इंटरमीडियरीज रहेंगे, यानी कि जैसे ये जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होता है? फार्मर होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर है, बीच में आ गया भाई ये इंटरमीडियरीज, ठीक है, और इसके बाद आ गया कौन सा? कंज्यूमर, जो मेन कंज्यूमर है, जो उन चीजों को खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है, यानी कि जो ग्राहक होंगे मार्केट में। तो देखिए जब तक ये बीच में इंटरमीडियरीज रहेंगे तो ये जो है प्रोड्यूसर को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, यानी प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर है, तो फार्मर को यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडियरीज भी जो है कुछ कमीशन के तौर पर वहां पर उसे लेना है, तो इसलिए फार्मर को थोड़े कम दाम मिलेंगे। बट जब फार्मर क्या करेगा? डायरेक्ट जो है यहाँ पर कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचाएगा, बेचेगा, तो इस तरह से कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा, जो कमीशन यहाँ पर जाती थी वो नहीं जाएगी, तो फार्मर और प्रोड्यूसर को क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा जो है मार्केटिंग का यहाँ पर टाइप हमें देखने को मिल रहा है, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो है प्रोडक्ट पहुंचता है? पहला ऑप्शन दिया गया देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेकंड है ई मार्केटिंग, थर्ड है कोऑपरेटिव मार्केटिंग और फोर्थ है आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो है बेचे जा रहे हैं तो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया ये, ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? जहां पर पहले से ही जो है दो, एक तो प्रोड्यूसर है, ठीक है, और बीच में जो कुछ प्रोसेसर्स रहते हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है, वो रॉ मटेरियल के लिए फार्मर से पहले ही क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट जो है बना लेते हैं, प्राइस फिक्स कर लेते हैं और उस प्राइस पे जो है वो खरीदते हैं फिर उन उत्पादों को। तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो वो जो है जो व्हीट प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं, ठीक है,
जो गेहूं उगा रहे हैं फार्मर, उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना लेंगे, एक पहले से एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि हम इस दाम में जो है आपसे ये अनाज खरीदेंगे, भाई ये गेहूं जो हम इस दाम में आपसे खरीदेंगे। वो क्या होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां पर पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका होता है और प्राइस पहले से ही फिक्स रहता है। ठीक है, बाकी फिर मार्केटिंग में कोई भी चेंज आए, आगे मार्केट प्राइस में कोई चेंज आए, बट जो पहले से एग्रीमेंट में है वो जो है फार्मर को उसे देना पड़ेगा कंपनी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें ई मार्केटिंग की। ई मार्केटिंग यानी कि जो अदर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रहते हैं ऑनलाइन माध्यम से जो ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग है हमारे पास। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है कि जो फार्मर के एक तरह से ग्रुप हम कह सकते हैं, जैसे कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, एफपीओ हो गया, ठीक है, या जो फार्मर है, एक फार्मर ये हुआ, एक फार्मर ये, एक फार्मर ये, आपस में मिलजुल के क्या कर रहे हैं, किसी एक उत्पाद को उगा रहे हैं। और जब ये किसी कंपनी को बेचेंगे उस उत्पाद को, तो यहां पर क्या होगा भाई, तीन फार्मर जो है साथ में, तीनों फार्मर ने प्रोड्यूस अच्छा किया है, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन किया है, और जब ये किसी कंपनी को जो है उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो ये जो है अपने दाम जो वहां पर लगाएंगे कि ये जो है बिल्कुल अपने दाम पे सटीक रहेंगे, फिक्स रहेंगे कि हमने जो है इस दाम से कम में बेचना ही नहीं है उत्पाद, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो है बार्गेनिंग पावर मिलती है फार्मर को, कि फार्मर क्या कर सके भाई, एक तरह से अपने अच्छे दामों में जो है अपने प्रोड्यूस को जो है वहां पर बेच सके, क्योंकि अकेला फार्मर जाता तो कंपनी उनकी ना सुनती भाई। जब यहाँ पर कॉपरेशन में जाते हैं फार्मर, दो चार फार्मर या जो 8-10 फार्मर का एक तरह का कंप्लीट एक एफपीओ वगैरह रहता है, क्लस्टर रहता है, तो वो जाते हैं, तो उस तरह से जो इनको बार्गेनिंग पावर अच्छी मिलती है वहां पर। ठीक है, वो अच्छे दामों में अपने उत्पाद को भी वो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ऐसी जो मार्केटिंग है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के उत्पादों को बेचने में भी क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है, और मेजरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो या जो कंपनी वगैरह होती है उसको ये प्रोड्यूस को बेच देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जो अमूल है भाई, ठीक है, अमूल एक तरह की कैसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अमूल के देखिए ये एक तरह की प्रोसेसिंग यूनिट है भाई, जो अमूल है प्रोसेसिंग वाली कंपनी, ऐसा नहीं कि इसके अपने डेयरी फार्म है या ये गाय पालता है और अपना जो है ये जो गाय पालते हैं उसी का जो दूध वगैरह कलेक्ट करता है, तो ये फार्मर से कलेक्ट करते हैं। अब यही जो मार्केटिंग है ये आपका क्या होगा, एक तरह की कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है, इसलिए इसे अमूल को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो है रहते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये पर्टिकुलर अमूल है तो अच्छे दामों में जो है फार्मर से भी खरीद लेता है भैया। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते देखिए, ऋतु बाजार इन आंध्र प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी कि जो ऋतु बाजार रहते हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में जो है एक तरह के बाजार लगाए जाते हैं जिसे हम ऋतु बाजार कहते हैं। तो जो ऋतु बाजार है आंध्र प्रदेश की, ये किस टाइप के मार्केटिंग का जो है एग्जांपल ये पूछा गया। तो देखिए डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर मार्केटिंग का एग्जांपल है ये, या रेगुलेटेड मार्केटिंग, या ई मार्केटिंग, या टर्मिनल मार्केटिंग। तो देखिए डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर हमने देख लिया, जैसे हमने प्रीवियसली अभी बात की कि डायरेक्ट मार्केटिंग जहां पर होती है, ठीक है, कोई बीच में कोई मिडल मैन नहीं होगा, कोई इंटरमीडियरीज नहीं होंगे। इसके बाद रेगुलेटेड मार्केटिंग आता है। रेगुलेटेड मार्केट यानी कि जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ चलता हो, समय से खुलता हो, समय से बंद होता हो, ठीक है, और कोई अथॉरिटी के अंतर्गत वो काम करता हो, किसी अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत काम करता, तो वो रेगुलेटेड मार्केट होता है। और इसके अलावा ई मार्केटिंग हम जानते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले मार्केट्स रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टर्मिनल मार्केटिंग। टर्मिनल मार्केटिंग का मतलब है, जैसे कि पर्टिकुलरली देखिए दिल्ली शहर है, ठीक है, अब दिल्ली शहर जो है वो कंजप्शन वाला एरिया है, यानी कि वहां पर प्रोडक्शन नहीं होती, कंजप्शन होती है सिर्फ वहां पर ना तो खेत है, देखिए क्योंकि सिटी है, मेन सिटी है भाई, शहर है, तो वहां पर खेत नहीं है। तो जो वहां पर चीजें जाती हैं, अनाज वगैरह जाते हैं, सब्जियां जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से जाकर के वहां पर जाती हैं, पंजाब से गई, हरियाणा से गई, ठीक है, जहां से गई। तो इसके बाद जैसे वो देखिए दिल्ली के मार्केट में एंटर करने वाली होगी, जैसे ये प्रोडक्शन साइट है, भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये प्रोडक्शन साइट है, और ये जो है दिल्ली है ये कंजप्शन साइट है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल मार्केट का मतलब क्या होता है कि बीच में जहां पर उसे कलेक्ट किया जाएगा उन चीजों को, जैसे यहाँ पर एक जो है इस स्टेट से भी जाता है प्रोडक्शन का, ठीक है, हरियाणा से जा रहा है, पंजाब से जा रहा है, हिमाचल से जा रही है भाई सब्जियां, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। तो पहले वो किसी एक मार्केट में यहाँ पर क्या होंगी, इकट्ठी होंगी, ठीक है, जो इसके साथ लगता हुआ होगा, किसके साथ लगता हुआ होगा, दिल्ली के साथ लगता हुआ होगा, और वहां पर वो इकट्ठी होंगी चीजें, और फिर जाकर के जो है यहीं से फिर यहाँ के जो दिल्ली के जो छोटे मोटे रिटेलर्स रहेंगे, कुछ ठेले वाले रहेंगे, दुकान वाले रहेंगे, सब्जियों वाले रहेंगे, वो इस मार्केट से खरीदेंगे। तो ये मार्केट क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी टर्मिनल मार्केट, यानी कि जहां पर जो है पहले कलेक्शन होती है और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जहां पर कलेक्शन होती है वो आपका टर्मिनल मार्केट कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देना है आपने, ठीक है, क्योंकि जो ऋतु बाजार है ध्यान रखना है वो
गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा जो एस्टेब्लिश किए गए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए ऐसे बाजार हैं जहां पर जो है फार्मर अपने दुकानें लगा सकते हैं और डायरेक्ट वहां पर कंज्यूमर जाएंगे और अपनी चीजें जो है खरीदेंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन मार्केटिंग क्लासिफिकेशन पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क एंड फिश फॉल अंडर। देखिए जो पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पर चीजें दी गई है, मिल्क है और फिश है, ठीक है, यानी कि मीट प्रोडक्ट है, मिल्क और मीट हो गया, तो ये जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर? तो देखा जाए तो ये पेरिशेबल गुड्स हैं भाई, ठीक है, अगर गुड्स की कैटेगरी में देखा जाए तो पेरिशेबल यानी कि जो जल्दी खराब हो जाने वाली गुड्स होती हैं, ठीक है। तो जो पेरिशेबल गुड वाला मार्केट होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं, उसे फैक्टर मार्केट कहते हैं, होलसेल कहते हैं या शॉर्ट पीरियड कहते हैं? देखिए जो पेरिशेबल गुड यानी कि जल्दी ही खराब हो जाने वाली है, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड मार्केट हो जाएगा, यानी कि थोड़े समय तक लगने वाले मार्केट, ठीक है, कुछ घंटों तक, जैसे दूध मिलेगा तो सुबह के टाइम पे मिलेगा, शाम के टाइम पर मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए जो है मार्केट लगता है और यहाँ पर जो है जल्दी खराब हो जाने वाली चीजें जो बेची जाती हैं, ठीक है, तो वो होते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट जो काफी लंबे लंबे समय तक, सालों सालों तक जो है चलते हैं, वो लॉन्ग पीरियड मार्केट हो गए भाई। जैसे कपड़े की दुकान है भाई, तो कपड़े की दुकान में कपड़े जो है साल पुराने भी जो है वहां पर कपड़े बेचे जाते हैं, ठीक है, तो वो पिछला स्टॉक होता है, पिछली सर्दियों का स्टॉक अगली सर्दियों में जो है वहां पर निकलेगा। तो इस तरह से ऐसे मार्केट जो है लॉन्ग पीरियड मार्केट होते हैं जहां पर ड्यूरेबल गुड बेची जाती है, ठीक है, कौन सी? जो ड्यूरेबल गुड्स रहती हैं, यानी कि जो सालों साल चलती हैं भाई, ठीक है, ऐसी गुड्स जो रहती है। फैक्टर मार्केट की अगर हम बात करें, देखिए फैक्टर मार्केट आपका रिलेटेड होता है जो भी आपके फैक्टर्स हैं, देखिए उनसे रिलेटेड जब मार्केटिंग की जाती है। फैक्टर क्या? जो चीजों को प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलरली देखिए बिस्किट्स बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वो बिस्किट जो प्रोड्यूस कर रही है किसी इंडस्ट्री में कर रही है, किसी बिल्डिंग पे कर रही है, ठीक है, किसी मशीन के थ्रू कर रही है। तो जब हम ऐसी चीजों की मार्केटिंग करते हैं, जैसे मशीन रिलेटेड मार्केटिंग हो गया, या जमीन से रिलेटेड, जो जमीन पर बिल्डिंग तो बनेगी वहां पर, तो जो वो जमीन है अगर उसको हम बेच रहे हैं बिजनेस के लिए या खरीद रहे हैं अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो आपका ऐसा मार्केट को हम फैक्टर मार्केट कहते हैं, ठीक है भाई। अगला होता है होलसेल मार्केट, यहाँ यानी कि जहां से जो है छोटे मोटे जो रिटेलर और दुकानदार होते हैं वो जो है यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, यहाँ से चीजों को खरीदते हैं, और ये जो है ज्यादा क्वांटिटी में और उचित दामों में जो है चीजों को क्या करते हैं, रिटेलर को बेचते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील नहीं करते। जो होलसेलर होते हैं ये रिटेलर के साथ डील करेंगे यहाँ पर, और रिटेलर जो है फिर किसके साथ डील करता है? कंज्यूमर के साथ डील करता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए विच टर्म रेफर्स टू डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स विद सिमिलर नीड्स। यानी कि यहाँ पर देखिए मार्केट का एक टाइप ऐसा है जो जहां पर क्या किया जाता है, देखिए डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो मार्केट है उसको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, यानी कि वस्तुओं के आधार पर और खरीदने वाले कस्टमर के आधार पर जो है उसको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम मेलों में देखते हैं, देखिए तो मेलों में क्या होता है आपका, पर्टिकुलरली वहां पर देखा जाए तो आपको मेलों में हमें देखने को मिलता है जैसे मिठाइयों की दुकानें वो एक साइड को रहेंगी, ठीक है, जो दूसरे जो रेस्टोरेंट टाइप लगे रहते हैं मेले में छोटे छोटे, वो अलग एक साइड पे रहेंगे सारे के सारे। जो ठेले होंगे, ठीक है, जितने भी जो है ठेले लगे रहते हैं वहां पर वेंडर्स वगैरह लगे रहते हैं, वो एक साइड पे लगे रहेंगे। कपड़ों की दुकानें जो है एक साइड पे होगी, वहीं पर देखा जाए तो स्टेज स्टेज जो वहां पर बना होगा वो एक साइड पे बना होगा, यानी कि पर्टिकुलरली स्टेज के पास जाएगा कोई तो वो जो है सॉन्ग सुनने जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कोई कपड़े किसी को खरीदने तो वो कपड़े वाले साइड पे जाएगा, कपड़े वाले सेक्शन के पास जाएगा, ठीक है, किसी को मिठाइयाँ खरीदने तो मिठाइयों वाले सेक्शन के पास जाएगा। तो ऐसे जो मार्केट को बांट दिया जाता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, या जो चीजें वहां पर बेची जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहा जाता है? मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना, क्या कहलाता है ये कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को सेगमेंट्स में बांट देना, ताकि ऐसा ना हो कि जो है वहां पर ढूंढना पड़े भाई कि कहां पर जो है ये मिठाई की दुकानें हैं, कहां पर जो है कपड़े की दुकान है, ढूंढना ना पड़े। इस तरीके से पहले ही उसको वस्तुओं के आधार पर अलग अलग सेगमेंट में, हिस्सों में जो है बांट दिया जाता है। तो ऐसे मार्केट में जो कंडीशन स्ट्रेटजी है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा देखिए टारगेट मार्केटिंग आता है। टारगेट मार्केटिंग यानी कि पर्टिकुलरली जो किसी एक ही वस्तु को लेकर के जो है ज्यादातर क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, या जो कंज्यूमर द्वारा ज्यादा जो चीज डिमांडिंग है उसी पर जो है वो काम करते हैं, वो टारगेट मार्केटिंग हो गया। या इसके अलावा देखिए मार्केट इंटेलिजेंस यानी कि मार्केट में प्राइस क्या है, ठीक है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कौन सी चीज को जो है कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में सप्लाई कैसी है चीजों की, उस सभी का जो जानकारी है एनालिसिस करना उस चीज को, वो मार्केट इंटेलिजेंस कहलाता है।
और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी बिजनेस में एंटर होने से पहले जो है मार्केट इंटेलिजेंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरह का मार्केट सर्वे किया जाता है। इसके बाद आता है देखिए वैल्यू चेन दिया गया, तो वैल्यू चेन क्या होता है ये आपने ध्यान रखना है। देखिए प्रोडक्शन वाली साइट और प्रोड्यूसिंग साइट से लेकर के जब कंजप्शन साइट तक यानी कि मार्केट तक जब चीजें पहुंचाई जाती हैं तो वो पर्टिकुलरली चैनल के थ्रू पहुंचाई जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगी, वहां उनकी साफ सफाई होगी, पैकेजिंग वगैरह होगी, फिर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होकर के मार्केट तक पहुंचेंगी, उससे पहले कहीं गोदाम में स्टोर होंगी, दुकानों में स्टोर होंगी, फिर बेचे जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है प्रोडक्शन साइट से लेकर के मार्केटिंग साइट तक पहुंचने का, ये जो है क्या कहलाता है, वैल्यू चेन कहलाता है, जो अलग अलग स्टेप और सीरीज से होकर के गुजरता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड। ये आपको बताना है। भी देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मार्केट प्राइस को डिटरमाइन जब किया जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, ठीक है, तो तब जो है उस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्कवरी उसे कहा जाता है, या प्राइस फिक्सेशन कहते हैं, प्राइस कंट्रोल कहते हैं, या प्राइस स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए जब डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी है मार्केट में उस चीज की, जब इस चीजों को एनालाइज करके, इन दो चीजों को एनालाइज करके हम जो है प्राइस को डिसाइड करते हैं, तो वो जो आपका फिनोमिनन कहलाता है उसे हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। ठीक है, पहले हम जो है पता कर लेंगे कि डिमांड क्या है, ऐसा नहीं कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है और सप्लाई जो हम बिल्कुल किए जा रहे हैं मार्केट के लिए चीजों की, या जो है मार्केट में जो है बिल्कुल डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई जो है बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ना हो। पर्टिकुलरली जब हम जो है इन सभी कंडीशंस को देख करके, डिमांड और सप्लाई दोनों कंडीशन को देख करके जब प्राइस को फिक्स करते हैं कि अब इसका प्राइस जो है इतना रखा जाना चाहिए, तो उसे कहा जाता है प्राइस डिस्कवरी। ये ध्यान देना है। प्राइस फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि पहले से ही डिसाइड कर देना है, चाहे मार्केट की कोई भी कंडीशन हो, उस वस्तु का प्राइस पहले से ही क्या होगा, डिसाइडेड होगा, फिक्स होगा। ठीक है, वो प्राइस फिक्सेशन कहलाता है यहाँ पर, और उसमें फ्लक्चुएशन जो है नहीं आती। इसके बाद आता है प्राइस कंट्रोल। देखिए प्राइस कंट्रोल का मतलब होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस जो है किसी कमोडिटी पर क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, ताकि ना तो खरीदने वाले को कोई नुकसान हो, ना ही बेचने वाले को किसी तरह का नुकसान हो। इसलिए एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस वैल्यू क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यानी कि इस प्राइस जो मिनिमम और मैक्सिमम होगा, इस प्राइस रेंज के बीच में जो है अपने हिसाब से दुकानदार उन प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, कंडीशन ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर बेच सकता है, बट ना तो मिनिमम से कम में बेचेगा, ना मैक्सिमम से ज्यादा में बेचेगा। ठीक है, तो वो प्राइस कंट्रोल होता है। इसके बाद आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब प्राइस कंट्रोल हमारा एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, बट जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है ये हम ईयर बाय ईयर भी देख सकते हैं कि पिछले साल जो प्राइस था, अब इस साल जो है प्राइस ऐसा ना हो कि वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो इस चीज की जब देख रेख की जाती है कि काफी लंबे टाइम तक जो है इन चीजों को एक तरह से कंट्रोल में रखा जाता है प्राइस को, तो वो प्राइस स्टेबलाइजेशन कहलाता है। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो प्राइस कंट्रोल कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग एंड मार्केट इंटेलिजेंस। देखिए मार्केट, इसमें से कौन सा जो है मार्केटिंग का ऐसा फंक्शन है जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज देखी जाती हैं, रिस्क बियरिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस की जाती है, मार्केट की एनालिसिस जो है कंप्लीट की जाती है, सर्वे किए जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी, ये जो है किस मार्केट फंक्शन के अंतर्गत आती हैं। पहला ऑप्शन दिया गया फैसिलिटेटिंग फंक्शन, दूसरा दिया गया है फिजिकल फंक्शन, तीसरा दिया गया है एक्सचेंज फंक्शन या रेगुलेटरी फंक्शन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंसिंग करना, रिस्क बियरिंग देखना, और इसके अलावा मार्केट इंटेलिजेंस यानी कि मार्केट का पता करना। तो क्यों करते हैं? ताकि जो है ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके, या हमें उस चीज को मार्केट में लाना है, नहीं लाना है, कितनी क्वांटिटी में लाना है, वो सारी चीजें हम देख सके। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये फंक्शन होता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ठीक है, क्या होता है ये फैसिलिटेटिंग फंक्शन जो है ये रहता है। इसके अलावा देखिए फिजिकल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि फिजिकल फंक्शन का मतलब क्या है कि फिजिकल तौर पर जो है वहां पर कितनी चीजें अवेलेबल हैं, कितनी चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो सारा आपका क्या कहलाता है, वो फिजिकल फंक्शन कहलाता है। या सेल करना, बाय करना किसी चीज को, वो फिजिकल फंक्शन जो है कहलाता है उसका, यानी कि फिजिकली उन चीजों को क्या किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, यानी कि मार्केट चल रहा है। इसके बाद आता है देखिए आपका यहाँ पर एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन आपका होता है जैसे कि पर्टिकुलरली जो सेलिंग और बाइंग एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलरली क्या था, पहले जो है कोई होलसेलर था मान लीजिए, ठीक है, होलसेलर था, तो होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को जो है बेच दिया अपना प्रोडक्ट। अब जो है उसकी जो
एक तरह से बेचने का जो अधिकार रहेगा, ठीक है, बेचने का जो राइट रहेगा वो किसके पास होगा, रिटेलर के पास होगा। पहले किसके पास था, होलसेलर के पास था। यहां से जो है राइट किसके पास चला गया, रिटेलर के पास चला गया, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं मार्केट में उसे हम एक्सचेंज फंक्शन कहते हैं, ठीक है। पहले क्या था भाई, होलसेलर के पास जो है यहाँ पर मार्केट में बेचने का अधिकार था, किसके लिए, रिटेलर के लिए। अब रिटेलर को अधिकार है कि वो किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये जो है एक्सचेंज फंक्शन जो है कहलाते हैं, ठीक है, जहां पर ओनरशिप वगैरह क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है इन बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज के ड्यूरिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन या कानून वगैरह बनाए जाते हैं कि मार्केट इतने समय में खुल जाना चाहिए, इतने समय में बंद हो जाना चाहिए, किस किस दिन जो है मार्केट बंद रहेगा, कब कब खुला रहेगा, ठीक है। वो सारी चीजें जो रेगुलेटेड करती है किसी मार्केट को सही तरीके से नियमित तौर पर चलाती है, वो रेगुलेटेड फंक्शन होता है मार्केट का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए एपीएमसी आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है वो जो है यहाँ पर किस तरह का मार्केट है। अनरेगुलेटेड मार्केट है वो, यानी कि जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, अपनी मर्जी से जो है वहां पर दाम वगैरह रखे जाते हैं चीजों के। या वो रेगुलेटेड मार्केट है जहां पर जो है नियम और कानूनों के अंतर्गत काम होता है। या इंटरनेशनल मार्केट है, या फैक्टर मार्केट है। तो देखिए किस तरह का मार्केट है ये, हमारे पास एपीएमसी जो है रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से सरकारी इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और रेगुलराइज तरीके से जो है चीजें चल सके, मार्केट में प्राइस जो है स्टेबिलिटी रह सके, ठीक है, और जो है सारी की सारी चीजें प्रॉपर वे में जो है किसान बेच भी सके और कंज्यूमर तक वो पहुंच भी सके। तो ये इसलिए कैसा है, ये रेगुलेटेड मार्केट है। अनरेगुलेटेड मार्केट होते हैं जैसे कोई भी मेले लगते हैं भाई, ठीक है, वो कुछ समय के लिए लगते हैं ना, उनके लगने का पता होता है ना कुछ रहता है, ठीक है, ना कोई रूल रेगुलेशन है, अपने हिसाब से जो है अपने चीजों का दाम रख लेते हैं वहां पर दुकानदार, ठीक है। वो अनरेगुलेटेड मार्केट होते हैं जहां पर कोई कानून वगैरह नियम के अंतर्गत नहीं हो रहा है काम। इसके बाद देखिए कौन से रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट यानी कि जहां पर जो है ट्रेड कैसा होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड चलता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जहां पर ट्रेड चलता है। और फैक्टर मार्केट हमने पहले बात की, जहां पर जो है जो प्रोडक्शन के फैक्टर है, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, जमीन हो गया खरीदना, बिल्डिंग वगैरह हो गया, ठीक है, मशीनें वगैरह हो गया, जो प्रोडक्शन वाली चीजों को प्रोड्यूस करने में जो है क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, तो वो होते हैं फैक्टर मार्केट। आगे बात करते हैं, देखिए द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस प्रोड्यूस फॉर बफर स्टॉक इज कॉल्ड। ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है एक, कि जो गवर्नमेंट जब क्या करती है, बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो है अनाज को खरीदती है, अलग अलग छोटी छोटी फर्म से जो है अनाज को खरीदती है, तो उसे क्या कहा जाता है, किस प्राइस पे वो खरीदती है। तो ऐसा जो प्राइस है वो कहलाता है आपका प्रोक्यूरमेंट प्राइस, ठीक है, ध्यान देना क्या कहलाता है वो, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। यानी कि जब बफर स्टॉक मेंटेन करने की बात आए तो सरकार जो खरीदेगी किसी दूसरी छोटी फर्म से कोई भी अनाज को, ताकि जो है स्टॉक में अनाज रहे, ताकि कभी भी इमरजेंसी ना हो, या इमरजेंसी के टाइम पर जो है वो यूज किया जा सके। या जो है अगर बीजों को बांटना हो पीडीएस के लिए, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर अनाज को बांटना हो, तो उसके लिए पहले सरकार के पास अनाज होना तो चाहिए। तो जो वो अनाज भी कहाँ से किया जाएगा, इकट्ठा छोटी छोटी फर्म से किया जाएगा, जिन्होंने जिनको जो है जिन फर्म्स ने जो है किसानों से खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पीडीएस वगैरह के लिए या बफर स्टॉक को मेंटेन करने की जब बात आती है, तो किस प्राइस पे खरीदा जाता है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो उसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है, एक दिया गया है एमएसपी। एमएसपी क्या हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जिस दाम पे जो है किसान अपना प्रोड्यूस क्या करते हैं, बेचते हैं। और ये जो है सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, और सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलती है, कमीशन देखने को मिलता है, वो फिक्स करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है भाई इससे रिलेटेड, वहां पर बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन सा रहता है भाई, रिकमेंड कौन करता है, इसे सीएसीपी रिकमेंड करता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। और इसके अलावा जो फिक्स करता है एमएसपी को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रहता है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो क्या करती है भाई, इसको एक तरह से इसको लागू कराती है, ठीक है, वो जो है इसको निर्धारित करती है। पहले से जो रिकमेंडेशन का काम होता है वो होता है एडवाइस देने का काम, कि एमएसपी इतना होना चाहिए, वो सीएससीपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। वहीं पर जो एक तरह से इसको फिक्स करने का काम होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, सीसीए का काम होता है, फिक्स करती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाई लेवल कमेटी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है पेरिटी प्राइस। पेरिटी प्राइस होता है नॉर्मल, हम जो है एमएसपी को भी कह सकते हैं पेरिटी प्राइस, यानी कि जहां पर देखा जाए कि फार्मर ने जितना खर्चा किया है, जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, उससे तो ज्यादा ही दाम में क्या मिले, उसको जो है प्राइस मिले, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो बेनिफिट हो भाई, जो बेनिफिट हो फार्मर को,
वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, तो ऐसे जो प्राइस रहते हैं उसे पैरिटी प्राइस हम कहते हैं, जो एमएसपी को भी हम कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और मार्केट प्राइस यानी कि जो मार्केट में करंटली प्राइस चल रहा है किसी भी वस्तु का, उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास क्या है भाई, प्रोक्यूरमेंट प्राइस है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं यहाँ पर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसे क्या कहते हैं भाई, 4 P's कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, 4 P's कहा जाता है इसे, ठीक है। यानी कि 4 P's है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है, ठीक है। जब इनका कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं भाई, मार्केटिंग अप्रोच कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, मार्केटिंग चैनल कहते हैं या वैल्यू चेन कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, जो प्रोडक्ट, उसका प्राइस क्या है, किस प्लेस में वो बेचा जाना चाहिए, उसके प्रमोशन के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए, जब इन चीजों को एक साथ मिलकर के हम जो है साथ लेकर के चलते हैं, देखते हैं, इन पर काम करते हैं, तो वो मार्केट मिक्स कहलाता है, क्लियर है। इसके बाद मार्केटिंग अप्रोच क्या है, मार्केटिंग अप्रोच का मतलब है कि मार्केट को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया, मार्केटिंग अप्रोच हो गई, कि हम कौन सा बिजनेस करें, किस प्रोडक्ट का बिजनेस करें, वो मार्केटिंग अप्रोच है। और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या अपनाएं भाई, वो जो है मार्केटिंग अप्रोच है। इसके अलावा मार्केटिंग चैनल क्या होता है आपका, मार्केटिंग चैनल यानी कि पर्टिकुलरली जिस चैनल के थ्रू, जिन डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू जो है मार्केट तक प्रोड्यूसिंग साइट से लेकर के क्या हो रही है, चीजें पहुंच रही है, जिसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं, वैल्यू चेन जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, ओवरऑल वैल्यू चेन के नाम से जाना जाता है। तो आपने ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर है वो मार्केटिंग मिक्स हो गया, ठीक है। जहां पर 4 P's का नाम आया, एक साथ इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, मार्केट मिक्स कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आजादपुर मंडी इन दिल्ली इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए दिल्ली में एक आजादपुर मंडी है, वो जो है इनमें से किस टाइप के मार्केट का एग्जांपल है, वो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, टर्मिनल मार्केट है या फैक्टर मार्केट है। तो देखिए मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी, इसी का एग्जांपल देकर के बताया था कि प्रोडक्शन साइट से लेकर के जब जो है आपका फाइनल कंजप्शन साइट तक पहुंचती है और चीजें पहले कहीं एक जगह पर स्टोर होती हैं, ठीक है, तो वो मार्केट आपके क्या कहलाते हैं, टर्मिनल मार्केट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, टर्मिनल मार्केट। तो जो आजादपुर मंडी है दिल्ली की, वो भी जो है टर्मिनल मार्केट है, यानी कि इधर उधर के एरिया से जो भी सब्जियां या जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर चीजें आती हैं, ठीक है, वो सबसे पहले इस मार्केट में इकट्ठी होती है और यहाँ से फिर जो वहाँ के दिल्ली के जो रिटेलर हैं वो खरीदते हैं इन चीजों को। तो ये कैसा है, टर्मिनल मार्केट है, और साथ साथ टर्मिनल और होलसेल मार्केट है, ये कैसा, ये होलसेल मार्केट है ये, ओके। यानी कि यहाँ से रिटेलर परचेज करेंगे, ना कि डायरेक्ट जो है कंज्यूमर परचेज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनल और होलसेल मार्केट है। आगे बात करते देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से, तो कौन सी है भाई, नाफेड है, ध्यान रखना आपने, कौन सी है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, इसका नाम ही इस तरह का है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यानी कि नाफेड। नेफेड की अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर, तो जो इसकी हेडक्वार्टर इसका जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है भाई, न्यू दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है, जो जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई है 1958 को, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1958 को, और 1958 में गांधी जयंती के दिन, ये आपने ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर को, ओके, ठीक है भाई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था, नाफेड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ताकि जो है यहाँ पर नेशनल लेवल तक जो यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है उसको रेगुलराइज तरीके से जो है यहाँ पर चलाया जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश पहले किया गया था, ठीक है, 1958 में। इसके बाद जो है फिर एक एक्ट बना था, और उस एक्ट के अंतर्गत फिर जो है ये क्या करती है, फंक्शन करती है, काम करती है। तो वो है आपके पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, कौन सा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो एक्ट कब का है, 2002 का है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है क्या करती है, वर्क करती है, फंक्शन करती है, ठीक है। आपने ध्यान रखना, नाफेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपेडा दिया गया है, तो अपेडा के बारे में पहले हम काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जान चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो अपेडा का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर रहता है, न्यू दिल्ली में रहता है। और इसके अलावा अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको जो है अपेडा एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया है भाई, ठीक है। अपेडा एक्ट जो कब का एक्ट है भाई, 1985 का एक्ट है, और इसे जो हम एक्ट 2 ऑफ 1986 भी कहते हैं, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट की अगर अपेडा की बात करें, तो 13 फरवरी 1986 में जो है इसकी क्या की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर की गई थी अपेडा ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है देखिए हमारे पास एफपीओ। अगर देखा जाए देखिए एफपीओ की जो शुरुआत है 2000 के आसपास जो है की गई थी, ठीक है। सन 2000 के जो देखा जाए तो इसकी जो है शुरुआत की गई थी। एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरह का क्लस्टर होता है, डिफरेंट जो फार्मर्स रहते हैं वो इस क्लस्टर के जो है एक तरह के मेंबर होते हैं। और 2020 के बाद की अगर हम बात करें, देखिए 2020 के बाद जो है ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से जो है ये एम है कि 10,000 एफपीओज जो है एस्टेब्लिश यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। एफपीओज जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक तरह का यहाँ पर जो है ऐसा बैंक रहता है जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर रिलेटेड फंडिंग करता है। एग्रीकल्चर की कोई स्कीम हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई स्कीम हुई, वाटरशेड मैनेजमेंट जैसी स्कीम है, तो उसके लिए जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है वो नाबार्ड के थ्रू जो है प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसे कहा जाता है। हेडक्वार्टर की देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो मुंबई में लोकेटेड है, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, मुंबई में जो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। कई बार देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, हेडक्वार्टर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है जो मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी देखिए 12 जुलाई 1982, ठीक है, 1982 में, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें देखिए प्रॉपर तरीके से जब फंक्शनिंग करने इसने शुरू किया था, तो लगभग 5 नवंबर से, ठीक है, 5 नवंबर, ये आपने ध्यान रखना, 5 नवंबर से जो है इसने प्रॉपर फंक्शनिंग करना जो है शुरू किया था। और देखिए पहले अगर हम बात करें तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस रहते थे, कुछ रिफाइनेंसिंग रिलेटेड फंक्शन रहते थे, फाइनेंसिंग रिलेटेड कुछ फंक्शन रहते थे, ठीक है। तो उस फंक्शन को जो है आरबीआई के द्वारा इनके लिए जो है फिर दे दिया गया, ठीक है। किसके लिए, नाबार्ड जो है उनसे रिलेटेड अब काम करता है, जो एग्री रीफाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था एक, ठीक है। कौन सा था भाई, एग्री रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ARDC एक तरह के कॉर्पोरेशन था। उसके सारे के सारे काम फिर किसने शुरू कर दिए भाई, यहाँ पर नाबार्ड ने जो है ये शुरू किया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये है सारी की सारी, ठीक है। चलिए अगला बात करते देखिए, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग एपीएमसीज अक्रॉस इंडिया इज कॉल्ड। देखिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया की सारी जो एपीएमसीज रहती हैं उनको ऑनलाइन जो है विजिट किया जा सकता है, और वहां पर क्या क्या दाम चल रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो सारी जानकारी जो है फार्मर के द्वारा इजीली फ्री एक्सेस की जा सकती है। तो ऐसा कौन सा है भाई हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ई नाम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। कौन सा है ये, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये एक तरह का देखिए हमारे पास पोर्टल रहता है, एक तरह का प्लेटफॉर्म रहता है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर पूरा का पूरा जो है प्रोड्यूस कोई किसान अपना जो है यहाँ पर बेच सकता है, ऑनलाइन एसेस कर सकता है डिफरेंट एपीएमसीज में क्या रेट चल रहे हैं, वो सारी चीजें। 2016 से देखिए इसकी शुरुआत की गई थी, 2016 से जो इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्टार्ट्स विद, ये आपको बताना है देखिए, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है यहाँ पर देखा जाए तो पर्टिकुलरली किन चीजों को साथ लेकर के, या किन चीजों को एक तरह से पर्टिकुलरली डिसाइड करने के लिए जो है ये चलाई गई थी, या किन चीजों को जो है एक तरह से प्रॉपर रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए जो है ये एक तरह से शुरुआत की गई थी। तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, डिसीजन टू प्रोड्यूस अ सेलेबल फार्म कमोडिटी, ठीक है। यानी कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को रेगुलेटेड वे में चलाने का जो प्रस्ताव रखा था, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से क्या हो भाई, जो फार्मर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जो है अगर रेगुलेटेड तरीके से मार्केट चलेगा, कोई मार्केट प्रॉपर कमोडिटी से रिलेटेड होगा, वो चीजें वहां पर बिकेंगी, तो सेलेबल जो कमोडिटी है, यानी कि ऐसे उत्पाद जो बिकते हैं भाई, ऐसे उत्पादों को जो है क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा।
कोई ऐसे उत्पादों पर जो है ज्यादा ध्यान ना दिया जाए जिनकी जो है डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देखा जाए जो सेलेबल कमोडिटी है उसी पर जो है मेजर फोकस किया जाए, उन पर जो है ज्यादातर काम किया जाए, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से मेजर क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्टार्ट करने का एक तरह का मैंडेट भी रहता है, जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 के अकॉर्डिंग रहता है। आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं, द फर्स्ट रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1886 एट, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहला जो रेगुलेटेड मार्केट इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था वो 1886 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया गया था। तो महाराष्ट्र के किस एरिया में? कारंजा में, ठीक है, ध्यान रखना है। करंजा महाराष्ट्र में जो है ये सबसे पहले जो एपीएमसी है यानी कि एक रेगुलेटेड मार्केट जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम लाइक अपनी मंडी एंड ऋतु बाजार द मेजर एडवांटेज फॉर फार्मर। तो देखिए पहले भी हमने बात की ऋतु बाजार के बारे में, तो सेम वैसे ही जो है एक सिस्टम है अपनी मंडी, ठीक है। अपनी मंडी और ऋतु बाजार एक तरह के अच्छे इनिशिएटिव है यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के, जिसके थ्रू देखिए क्या होता है यहाँ पर मेजर एडवांटेज क्या मिलती है अभी फार्मर को। सबसे ज्यादा जो फार्मर का यहाँ पर फायदा होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज फॉर हायर रिटर्न, यानी कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं यहाँ पर आड़तीस लोग रहते हैं वो नहीं होते, यहाँ पर कोई भी बीच में कमीशन एजेंट या मिडलमैन नहीं होता। और उसके कारण क्या होता है भाई, हायर रिटर्न जो है फार्मर को मिलते हैं, ठीक है। जो दाम रहता है चीजों का वो डायरेक्ट फार्मर तक पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट कॉमनली इन्वॉल्व, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक कंप्लीट कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो कौन सी चीज वहां पर देखी जाती है, जैसे कि फार्मर प्रोवाइडिंग इनपुट टू कंपनी, जो फार्मर है वो जो है कंपनीज के लिए क्या करता है यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करता है। या दूसरा देखिए बायर सप्लाइंग इनपुट एंड टेक्निकल गाइडेंस टू फार्मर, ठीक है। सेकंड ये कहा गया कि जो बायर रहते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, वो जो है इनपुट भी देते हैं और साथ साथ टेक्निकल गाइडेंस भी जो है फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद देखिए सेल थ्रू एपीएमसी मंडीज, यानी कि यहाँ पर जो है एपीएमसी मंडी के थ्रू क्या किया जाता है भाई, सेल की जाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, या ऑक्शन बेस्ड सेल, यानी कि यहाँ पर जो है पहले बोलियां लगती है और बोलियों द्वारा जो है यहाँ पर चीजों को बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो फार्मर प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू कंपनी, ठीक है। फार्मर क्या करते हैं भाई, इनपुट जो है कंपनी के लिए प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जिसने क्या किया है, फार्मर के साथ जो है क्या बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो इनपुट वो चाहते हैं वो इनपुट जो है प्रोवाइड करता है कंपनीज के लिए फार्मर, ठीक है। और इसके लिए एक पहले से प्री डिसाइडेड एग्रीमेंट्स रहते हैं, ठीक है, प्री डिसाइडेड एग्रीमेंट जो है पहले से ही यहाँ पर साइंड रहते हैं, और उस एग्रीमेंट के आधार पर ही सारे के सारे प्राइसेस वगैरह पहले से ही डिसाइड है, और उसी आधार पर जो है यहाँ पर चीजों को फिर दिया जाता है, बेचा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास अमूल इज एन एग्जांपल हो, पहले भी देखिए थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो अमूल है, ठीक है, जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसे हम कहते हैं भाई, ठीक है, क्या है ये पूरा नाम क्या है इसका, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत जगह जो है इसके क्या रहते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो अमूल है देखिए ये किस तरह का जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जैसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर कैसी है ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। बिल्कुल देखिए ये किसानों के साथ क्या करती है, प्रॉपर कोऑपरेशन करके जो है किसानों से उनके उत्पादों को, या जो मिल्क है, देखिए रॉ जो उत्पाद है, ठीक है, रॉ फॉर्म में जो है मिल्क को क्या करते हैं, फार्मर से कलेक्ट करते हैं और अच्छे दाम जो उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से देखिए फार्मर को भी एक तरह का रोजगार मिल गया, वो जो है बिल्कुल निश्चिंत है कि अमूल वाले क्या करेंगे, उनसे जो है दूध खरीदेंगे, तो कहीं और बेचने की जरूरत नहीं, और प्राइस भी जो उनको अच्छा मिलता है, और ये फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करके जो है अलग अलग उत्पादों के फॉर्म में उसको बेचते हैं, ठीक है। आगे देखिए द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो नाफेड है भाई, ठीक है, प्राइमरली डील्स विद, देखा जाए तो ये जो है प्राइमरली किन उत्पादों के साथ डील करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं। तो इसमें आपने ध्यान देना, देखिए कौन से प्रोडक्ट हैं, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, किससे रिलेटेड काम करता है, ये फ्रूट हो गया, फ्रूट्स वगैरह को बेचता है, ठीक है, उससे रिलेटेड व्यापार करता है, वेजिटेबल रिलेटेड करता है, और जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, अनाज वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड ये व्यापार करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी से ये रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखिए द इनएम प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन, पहले मैंने आपको बता दिया देखिए इसके बारे में, ठीक है, कब हुआ था ये लॉन्च, 2016 में जो है इनएम प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रॉपर डेट की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है 14 अप्रैल,
ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एमएसपी फॉर क्रॉप्स इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाय, देखिए टर्म आपकी क्या दी गई है यहाँ पर, रिकमेंडेड दी गई है, देखिए ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर फिक्स्ड दिया होता भाई, ठीक है, अगर फिक्स्ड यहाँ पर पूछा होता तो आंसर कुछ और होता आपके पास, ठीक है। बट रिकमेंडेड है तो रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है, सीएसीपी के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ठीक है, ठीक है, यानी कि जिसे जो है कृषि मूल्य और एक तरह से एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कृषि मूल्य निर्धारण आयोग जो है इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यह जो आयोग रहता है, ये जो सीएससीपी रहता है, ठीक है, ये एक तरह का ऐसा आयोग है जो रिकमेंड करता है, क्या करेगा, ये रिकमेंड करेगा एमएसपी को, यानी कि बताएगा सरकार को कि एमएसपी जो है क्या रखा जाना चाहिए, एमएसपी जो है पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट रहते हैं उनके लिए कितना कितना जो है डिसाइड किया जाना चाहिए। तो ये जो है कैसे करेगा ये इस चीज को, ये जो है कंप्लीट सर्वे वगैरह करता है, ठीक है, कंप्लीट सर्वे करेगा, फार्मर के पास जाकर के सर्वे करेगा, जो बड़े बड़े फार्मर्स रहेंगे उनके पास जाकर के सर्वे करेगा, ठीक है, ग्रोअर्स वगैरह होंगे उनके पास जाकर के सर्वे करेगा, और कंप्लीट जो है फिर इस तरह से ये जानकारी इकट्ठा करता है, और जो उस क्रॉप के लिए एक तरह का जो फेयर प्राइस होना चाहिए, उचित मूल्य होना चाहिए, उसको जो है रख दिया जाता है, ठीक है। और जो एमएसपी डिसाइड होता है, देखिए वो फसल से उसके प्राइस जो उसमें खर्चा आया फसल में, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा पे वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है एमएसपी, ठीक है, उससे 1.5 गुना ज्यादा पे जो है एमएसपी क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो एमएसपी फिक्स करता है, यानी कि जो सीएसीपी है, ये एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, एक तरह की ये रिपोर्ट बनाता है, एक प्राइस रिपोर्ट ये तैयार करता है एमएसपी के लिए, और उस रिपोर्ट को फिर ये सबमिट किसके लिए करता है भाई, ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो है ये रिपोर्ट सबमिट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा, और ये जो है क्या करेंगे, फाइनल फिक्स करेंगे एमएसपी को, ठीक है, फाइनल फिक्स करेंगे। बट ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो रिकमेंड किया जाता है उसी को जो है यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है, ज्यादातर यही होता है यहाँ पर पर्टिकुलरली। बट देखा जाए तो ये जो कमेटी है इसमें चेंजेस ला सकती है, ठीक है, बट सारा का सारा काम जो है इसी को सौंपा गया था, तो ये सही ही यहाँ पर डेटा लेकर के आते हैं और यही फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर काम रहता है। एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते देखिए, तो 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था, तब इसका नाम था एपीसी, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, क्या नाम था भाई इसका, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इसका पहले नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है इसका पहले नाम था, ओके। और इसके बाद जो है इसको रीनेम कर दिया गया, रीनेम कब किया भाई इसको, 1985 में रीनेम किया, और फिर रीनेम करके इसका नाम CACP रख दिया गया, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस रखा गया, ठीक है। और जो मेजर पहले एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी भाई, वो ध्यान रखना है 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट अंडर द एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो है इनमें से कौन सा रेगुलेटेड मार्केट का फंक्शन नहीं है, यानी कि जो तौर तरीकों से नियम कानून से चलने वाला मार्केट है एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत वो चलता है, क्योंकि वहां पर रेगुलेटेड तरीके से मार्केट को चलाने के सारे के सारे जो है रूल्स और जितने भी नियम रहते हैं वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो है ऐसा नियम नहीं है जो रेगुलेटेड मार्केट के अंतर्गत जो है एपीएमसी के एक्ट के अंतर्गत जो है नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला है प्राइस डिस्कवरी, सेकंड दिया गया देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, थर्ड दिया गया है प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फोर्थ दिया गया इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। तो देखिए ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इंश्योर करना ये भी जो है एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग ये भी जो है एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है, और प्राइस डिस्कवरी ये भी एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत है, बट क्या नहीं है, एमएसपी नहीं है, ठीक है। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो है ऐसा नहीं है कि जो रेगुलेटेड मार्केट है वो एमएसपी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करेंगे, या देखा जाए कि एमएसपी जो है वो फिक्स करेंगे, ठीक है। तो एमएसपी प्रोवाइड करना जो है किसका काम नहीं है, एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो है ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो रेगुलेटेड मार्केट है वो एमएसपी जो है यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट पीरियड मार्केट, इनमें से कौन सा जो है शॉर्ट पीरियड मार्केट का एग्जांपल है, ठीक है, ये आपको बताना है भाई। तो देखिए कॉटन है तो ड्यूरेबल गुड है, तो काफी लंबे समय तक जो है इसके मार्केट लगेंगे, शुगर केन है तो ये भी ड्यूरेबल गुड है, ठीक है, इसके भी जो है मार्केट लंबे समय तक लगेंगे, व्हीट है ड्यूरेबल गुड है, बट जो मिल्क है ये कैसी है भाई, ये पेरिशेबल गुड है, तो इसका जो है कैसा मार्केट लगता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट जो है इसका लगता है, ठीक है। आगे देखिए
द मार्केटिंग चैनल फॉर शुगर केन जनरली फॉलो, यानी कि देखिए अगर शुगर केन को जो है फार्मर से लेकर के कंज्यूमर तक बेचना हो तो वहां पर जो है किस किस सीरीज ऑफ स्टेप्स से होकर के जो है गुजरना पड़ता है। तो एक तो दिया गया है कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए जो है यहाँ पर गन्ना भेज दिया जाता है, भाई तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हमें हमारे पास या तो चीनी की फॉर्म में आता है या अलग अलग उत्पादों की फॉर्म में देखिए गन्ना पहुंचता है। ठीक है, तो गन्ने का यूज क्या है, चीनी है, या तो अगर जूस पीना है तो जूस की फॉर्म में वो जो है हमारे पास पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है गन्ना ही खरीद लें वही डायरेक्ट किसानों से जाकर के, मार्केट में जो है कुछ है ही नहीं बीच में, तो ये तो नहीं है। सेकंड है प्रोड्यूसर से जाएगा पहले होलसेलर को, होलसेलर से जाएगा रिटेलर को, फिर जाएगा कंज्यूमर को। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कोई ना कोई कमी यहाँ अभी भी दिख रही है, क्योंकि प्रोसेसिंग होना जरूरी है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जो प्रोड्यूसर है पहले भेजेगा प्रोसेसर्स के पास, फैक्ट्री में जाएगा, वहां पर जो भी उसके उत्पाद बनने हैं वो बनेंगे, चीनी बननी है चीनी बनेगी, जूसेस बनने हैं जूसेस बनेंगे। फिर जो है उसी को कौन खरीदेंगे, होलसेलर खरीदेंगे, होलसेलर से कौन खरीदेगा, फिर जो रिटेलर है वो खरीदेंगे, और रिटेलर जो है उनको किसको बेचेगा, फिर दुकान के माध्यम से जो है उनको कंज्यूमर तक बेचेगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट मार्केटिंग, इनमें से इनपुट मार्केटिंग का करेक्ट एग्जांपल क्या है। इनपुट मार्केटिंग में आपने ध्यान देना है, इनपुट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जैसे जो इनपुट के तौर पर यूज होने वाली जो चीजें हैं उनकी सेल करना, जैसे सीड हो गया भाई, ठीक है, सीड हो गया, या इसके अलावा फर्टिलाइजर हो गया। ओके, कोई सीड का बिजनेस कर रहा है, फर्टिलाइजर का बिजनेस कर रहा है, तो वो किससे रिलेटेड होगा भाई, वो एक तरह से फार्मर को इनपुट दे रहा है, सीड फार्मर को मिल रहे हैं वो इनपुट है, फर्टिलाइजर फार्मर को मिल रहा है तो वो इनपुट है। ठीक है, तो वो क्या है, इनपुट बिजनेस उसे कहा जाता है, इनपुट मार्केटिंग उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस तरह से क्या हो जाएगा, सेल ऑफ हाइब्रिड सीड्स टू फार्मर, ये जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए थे सेल ऑफ व्हीट टू होलसेलर, ठीक है, अगर व्हीट को होलसेलर के लिए बेचा जाए तो वो जो है इनपुट मार्केट, तो इनपुट नहीं है, जो होलसेलर है वो आगे रिटेलर को दे देगा भाई, और रिटेलर जो है आगे बेच देगा, तो इनपुट तो कहीं नहीं है, सारा का सारा जो है बाहर ही जा रहा है ये। ठीक है, फार्मर सेलिंग वेजिटेबल टू अ लोकल मार्केट, ठीक है, जो फार्मर है वो लोकल मार्केट में जो है वेजिटेबल को सेल कर रहा है, तो ये भी मार्केटिंग है भाई, इनपुट यहाँ पर कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग है। इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस टू अनदर कंट्री, तो ये क्या है, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो सिंपल सी बात है, जब हाइब्रिड सीड फार्मर खरीदता है या फार्मर को बेचे जाते हैं वो बीज या फर्टिलाइजर, तो वो इनपुट मार्केट का एग्जांपल रहता है हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, द फर्स्ट मॉडल एपीएमसी एक्ट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, देखिए पहला जो मॉडल एपीएमसी एक्ट इंडिया में आया था, कब आया था, 2003 में आया था। ठीक है, 2003 में जो है एपीएमसी एक्ट सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ ई नेम इज टू, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसका जो प्राइमरी एम है वो क्या है। ऑप्शन है देखिए, रिप्लेस एमएसपी सिस्टम, कि एमएसपी सिस्टम को हटा देना। दूसरा देखिए, इंटीग्रेट एपीएमसी मंडी इनटू यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट, कि जितनी भी एपीएमसी मंडी जो है ऑल इंडिया वर्क करती है उसको जो है एक ऑनलाइन माध्यम से सभी उसको एसेस कर सके और एक जगह पर जो है सभी की जानकारी ली जा सके, उसके लिए है, उनको इंटीग्रेट करने के लिए है। या प्रोवाइड सब्सिडी टू फार्मर, या इसके अलावा देखा जाए तो एलिमिनेट होलसेल मार्केट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फार्मर सब्सिडी रिलेटेड में यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, और साथ ही देखा जाए तो होलसेल मार्केट को एलिमिनेट करने का भी इसका कोई मकसद नहीं है भाई। ठीक है, तो इसलिए मंडीज जो है यहाँ पर एपीएमसी मंडीज, उनको इंटीग्रेटेड तरीके से जो है एक जगह पर उनको मैनेज किया जाए। लोगों को अगर देखना हो तो वहां पर एपीएमसी की साइट पर जाकर के देख सकते हैं कितनी मंडीज हैं। ठीक है, वो सारे चीजें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अ कमोडिटी इज अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम इंडिया। तो देखिए, अगर मेजर एक्सपोर्ट आइटम की अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, इन ऑप्शन को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम इस साल की बात करें, देखिए हमने क्लासेस में भी अच्छी तरह से बात की है कि जो इस साल यानी कि 2024 तक का फाइनल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, 24 तक के फाइनल स्टैटिस्टिक्स जो है, अभी तो 25 जो है यहाँ पर चला है। ठीक है, तो फाइनल स्टैटिस्टिक्स एक्सपोर्ट के अभी तक अपेडा के द्वारा 2024 तक के रिलीज किए गए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए ठीक है, जो एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है अपेडा की 2024 की, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो नॉन बासमती राइस है क्वांटिटी के आधार पर, ठीक है, क्वांटिटी के आधार पर देखा जाए तो नॉन बासमती राइस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बेचे गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है भैया आपने, ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्वांटिटी के आधार पर जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटी सबसे ज्यादा किसकी बेची गई, नॉन बासमती राइस की।
अगर वैल्यू की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर पैसे की बात करते हैं तो बासमती राइस ने सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मुनाफा कमाया है। किसने? बासमती राइस के द्वारा जो है सबसे ज्यादा वैल्यू यानी कि डॉलर्स यानी कि मिलियन डॉलर्स जो है यहाँ पर क्या किए गए हैं, एक तरह से प्रोड्यूस किए गए हैं, जनरेट किए गए हैं इंडिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि बासमती राइस को दूसरी कंट्रीज तक भेजने से जो है सबसे ज्यादा मुनाफा इंडिया ने इस बार कमाया है सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बेचा गया? नॉन बासमती जो है राइस बेचे गए। ठीक है, और सबसे ज्यादा वैल्यू के बासमती राइस बेचे गए। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए जो टी है, ठीक है, जो चाय है, चाय जो है इन दी गई कमोडिटी में से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली जो है आइटम है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, कौन सी है? चाय है। कॉटन, शुगर केन और मेज से ज्यादा जो है चाय को इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये रहते देखिए हमारे पास आज की क्लास, जिसमें हमने कंप्लीटली बात की 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड रहते हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपेडा में आपसे, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर देखिए हम यहाँ पर जो कंटिन्यूस ये क्लासेस कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसको हम करेंगे यहाँ पर जो आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड वो रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमें जो है प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे जो एक्सटेंशन से रिलेटेड थे, मार्केटिंग से रिलेटेड थे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली जो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।